शहरों के विकास के लिए सीएम ने की समीक्षा बैठक। राजधानी में बेहतर योजनाओं के साथ ही स्वच्छता पर रहा ध्यान। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान से मचा भूचाल तो जदयू ने किया पलटवार। कहा उंगली उठाया तो काट देंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार रहा खास। दिव्यांगों को कोर्ट में मिला आरक्षण तो टीईटी प्रमाण पत्र लाइफ टाइम वैलिड। झारखंड हाई कोर्ट ने रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में की सुनवाई। सीआईडी एडीजी को लगाई जमकर फटकार। कहा बड़ी मछलियों पर लगाओ हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह समीक्षा बैठक की, जिसमें ये पूरी जो बैठक थी वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और मुख्य सचिव के साथ साथ कई विभागों के जो प्रधान सचिव है वो भी रहे, साथ ही साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड करने, इसके साथ साथ मीठापुर तालाब परियोजना के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, इसके साथ ही पूरा क्षेत्र हरियाली युक्त हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना को जल्द क्रियान्वयन करने के भी आदेश दिए गए, ताकि राज्य के साथ साथ सभी शहरों का जो हो वो बेहतर स्वच्छ हो सके और उसका विकास हो सके। क्या बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सत्ताधारी भाजपा और जदयू किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर आमने सामने दिख रही। सिलसिला बयानबाजी से चलता रहता है। ऐसे में बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खिया जो है वो बढ़ गई है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया तो खुद जदयू गुस्से में आ गई और इसको लेकर के जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और साथ ही साथ उन्होंने और भी कई बातें कह डाली। शराब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बेचवाया गया। मतलब ग्रामीण स्तर पर भी 3 पंचायत पर एक दुकान खुलवाया गया जब इन सरकार बनी थी बीजेपी और तो उस समय आप लोगों ने आवाज उठाया या विपक्ष के लोगों ने जब आवाज उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम अवैध शराब रोकने के लिए दुकान ज्यादा खुलवाए हैं कि अवैध शराब की बिक्री ना हो। तो उस टाइम शराब उनको अमृत लग रही थी, ठीक। और उन्होंने 2015 में हम लोगों को 5 साल के लिए उन्होंने अनुज्ञप्ति दिया कि आप शराब की बोतल में भरपाई सप्लाई करिए कि जिससे 2 नंबर कम हो जाए। देखिए, आप हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है बिहार में, जिसके नेता नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और टुन्ना पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है। उनका भाई किस दल से लड़ा चुनाव? आरजेडी से। पूरे चुनाव में एनडीए के खिलाफ करने का काम किया टुन्ना पांडे जी। अब बोलता है कि जेल भिजवा देंगे। और कोई माइका लाल भ्रष्टाचार के आरोप में नीतीश कुमार जी को जेल भिजवा सकता है क्या? अगर उंगली उठाओगे तो उंगली काट लिया जाए। तो बिल्कुल ये बयानबाजी थी जदयू की और जदयू ने जिस तरीके से पलटवार किया है, वहीं इस बढ़ते और बिगड़ते हुए रिश्तों को लेकर के जब डीटीवी ने स्पेशल इस पर देखा तो खुद डीटीवी संपादक राजेश मिश्रा सर ने टुन्ना पांडे से बातचीत की। इस दौरान भी उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते नजर आए। जैसे भाई आपका उतना लगाव नहीं होगा, उससे ज्यादा शहाबुद्दीन जी से आपका लगाव है। भाई साहब हमको जितना अपना भाई से लगाव है उतने नरेंद्र मोदी जी से लगाव नहीं है। हम स्पष्ट बोलने वाला आदमी है। हम अपने भाई से लगाव करेंगे कि नरेंद्र मोदी से लगाव करेंगे? सो बताइए ना आप हमको। पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हम अपने भाई से लगाव करेंगे कि नरेंद्र मोदी से लगाव करेंगे? सर आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हम अपने तो उससे क्या मतलब है भाई? पार्टी में हमारा जन्म हुआ है क्या? पार्टी खाना थोड़ी देती है हमको? निकाल दिया जाए इसके लिए क्या? पार्टी से राम करम परम भूखे थोड़ी मर जाएंगे। हम अपना नौकरी चाकरी करेंगे, खेती करके खाएंगे। हमको पार्टी, देखिए पार्टी के पीछे हमको नहीं घूमना है, हमको जनता के पीछे घूमना है। सर हमको जनता के पीछे घूमना है, हमको पार्टी के पीछे नहीं घूमना है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वो सब लगा दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही कहा। तो डीटीवी के खास मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पर आज अपनी बातें कही हैं और इस दौरान जब उनसे कई सवाल किए गए तो उन्होंने अपना विचार रखा है। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी भरपूर समर्थन किया है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे ईडी की कार्रवाई को लेकर के।
ईडी ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने बिहार के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ एडी सिंह को फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सांसद की गिरफ्तारी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी से की गई है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में पटना में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल के सहयोग से चलती है। जितने भ्रष्ट लोग हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले हैं और ईडी सीबीआई जैसी संस्थाएं जब कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई करने का एक सीधा एक प्रोसीड्योर है जिसके तहत वो पहले से उसमें लिप्त थे और उनको गिरफ्तार किया गया है। और आरजेडी के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का ये वक्त है कि आरजेडी में जिस तरह के लोग नेतृत्व के स्तर पर उभारे जाते हैं, ये कौन लोग हैं, ये आरजेडी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वहीं फर्टिलाइजर केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से जो सियासी बयानबाजी थी वो लगातार जारी रही। इसी कड़ी में पटना में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है ये सरासर गलत है। आरजेडी के माननीय सांसद अमरेंद्र सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। किन कारणों से किया है इसकी विशेष जानकारी हमें नहीं है। ये अपना पक्ष इनके वकील रखेंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। ईडी, आईडी, सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है, इन कारणों से हुआ है, इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। इधर पटना में पश्चिम बंगाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ ने कड़ा विरोध जताया है और सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश मंत्री विनोद सिंह ने बताया कि बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मजदूरों को मारा पीटा जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर आज भारतीय मजदूर संघ ने राजधानी में बंगाल में मजदूरों पर हुए अत्याचार के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया है। सरकार से हमारी मांग तो है ही कि जो वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ जो अराजक स्थिति पैदा हो रखी है उस पर लगाम लगाई जाए। हमारे जो कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उस घर जलाए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, उनके जो बुनकरों का औजार हैं वो तोड़ दिए गए हैं, उन सबको सहायता देकर, आर्थिक सहायता देकर पुनः स्थापित किया जाए। इधर जहानाबाद में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग को लेकर भाकपा माले ने विधायक रामबली यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार से पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की। उन्होंने सरकार पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। के अधिकारों की रक्षा करो, पंचायत प्रतिनिधियों के जगह पर नौकरशाही को हावी करना नहीं सहेंगे। देखिए, जो शक था हम लोगों का कि नीतीश कुमार जी बिहार में और देश में मोदी जी ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, वो अफसरशाही, तानाशाही बढ़े, यही इनका उद्देश्य है। और आज वो सच हुआ। आज पूरे बिहार में भाकपा माले गांव-गांव में, कार्यालयों में धरना का कार्यक्रम किया।
इधर बिहार में शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर पिछले 6 महीने से लगी रोक को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में आरक्षण देने की अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही साथ कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण के साथ ही 15 दिनों के लिए आवेदन करने का भी मौका दिया है, जिस पर सरकार ने हामी भर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 1,21,000 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन होना है, जिसके बाद एक बार फिर से शिक्षकों की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं जहां एक तरफ इस सुनवाई के बाद कोर्ट से शिक्षकों को जो तोहफा मिला, तो दूसरी तरफ शाम होते होते सरकार ने भी अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतर तोहफा दिया है। दरअसल टीईटी पास अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होती थी वो 7 साल के लिए होती थी, जिसे सरकार ने अब बढ़ाते हुए इसे लाइफ टाइम के लिए कर दिया है। यानी कि टीईटी अभ्यर्थी जो भी उनके और जिनका प्रमाण पत्र अगर 7 साल के बाद खत्म हो गया होगा या जिसकी अनिवार्यता खत्म हो गई होगी, अब सरकार उसको भी बढ़ाने वाली है। यानी कि इससे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में अनुमति मिलती है तो अब टीईटी के पास अभ्यर्थी भी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना नेगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात दरभंगा की करेंगे। दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल पर मरीजों के परिजनों से अधिक पैसा वसूलने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। दरअसल मरीज दिलीप अजीत सिंह जो 21 मई को अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, लेकिन 29 मई तक यानी कुल 9 दिनों तक उनका इलाज पारस अस्पताल में हुआ और उनकी मौत हो गई और अस्पताल प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 2,97,000 रुपए का बिल थमा दिया, जिसके एवज में परिजनों ने 1,12,000 रुपए जमा भी कराए थे। वहीं अस्पताल की कार्रवाई पर जांच के बाद अस्पताल में भारी अनियमितता देखने को मिली है, जिसके बाद दरभंगा जिलाधिकारी से अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की गई है।
इधर नाबालिग दलित लड़की से रेप के मामले में गया के तत्कालीन डीएसपी मुख्यालय के प्रसाद के खिलाफ 3 साल बाद केस दर्ज हुआ है, जिसका बता दें कि पीड़िता के बयान पर मंगलवार को गया कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है और आरोपी की पुष्टि नहीं की गई है। पीड़िता के मुताबिक 2017 में उसके साथ रेप हुआ था, लेकिन डर की वजह से वो किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकी थी। मुंगेर के शामपुर ओपी क्षेत्र के पास पारिवारिक विवाद को लेकर 23 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार वालों ने हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। वहीं स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बीते देर रात अपने अधूरे बने मकान में बांस के सहारे साड़ी का फंदा बनाकर युवक ने खुदकुशी कर लिया। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले मियां बीवी के बीच में झगड़ा हुआ था और जिसके बाद ये पूरी घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कटिहार के कुर्सेला थाना में गुप्त सूचना के आधार पर जाली नोटों की खपाने की योजना चल रही थी। 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस सिविल ड्रेस पहनकर अपराधियों के पास गई, जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटों का बंडल दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कटिहार में बड़ी कार्रवाई की और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 जून को गुप्त सूचना के आधार पर कुर्सेला थाना अंतर्गत एचपी पेट्रोल पंप के पास कटिहार जिला के डीआईयू की टीम और कुर्सेला के थानाध्यक्ष अवर निरीक्षक मनीष कुमार रजक के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों द्वारा 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिनके पास से 35,400 रुपये का जाली नोट बरामद किया गया है। बरामद जाली नोट 2,000, 500, 200, 100 और 50 के डिनोमिनेशन में विभिन्न संख्या में। इधर भागलपुर के शिवपुरी कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर 11 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। वहीं मौके से एक शराब तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में सिटी एसपी पूरन झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। इधर हिरासत में लिए गए शराब तस्कर से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और तस्करों को आखिर में किस तरीके के ये मामले थे और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है, इसको लेकर के पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के गृह जिला लखीसराय में परिवहन कार्यालय का नया भव्य भवन बना जरूर है, लेकिन यहां अधिकारी नहीं मिलेंगे। वहीं यहां की स्थितियों को लेकर के जब डीटीवी भारत संवाददाता ने परिवहन कार्यालय का हाल जाना तो वहां अधिकारी ही गायब निकले। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरीके के हालात हैं लखीसराय जिले में, यहां पर एक गार्ड के सहारे ही पूरा कार्यालय चल रहा है। वहीं जब इस अस्पताल माफ कीजिएगा ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय में जब डीटीवी संवाददाता ने वहां हाल जानने की कोशिश की, दरअसल परिवहन कार्यालय जो है वहां पर जब हाल जानने की कोशिश की गई तो हालत यहां पर ये थी कि कोई भी कार्यालय में मौजूद नहीं था और यहां सिर्फ और सिर्फ गार्ड के सहारे ही ऑफिस चल रहा था। इधर नालंदा जिले में बहाली के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में चिकित्सक सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए विगत 31 मई से बहाली की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि यह नौकरी 3 माह के लिए है, बावजूद इसकी बहाली के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ यहां उमड़ी पड़ी। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली इस बहाली प्रक्रिया में प्रतिदिन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं और
स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति के लिए लगातार यहाँ पर जो अभियान चल रहे हैं उसमें बेरोजगार जो युवक है वो पहुंच रहे हैं और इस दौरान जो स्थितियां बन रही है वो सब कुछ साफ है। किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन के दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है। मुंगेर जिले में लॉकडाउन 4 की सख्ती के पालन करने को लेकर के जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी रचना पाटिल और एसपी ने शहर के मुख्य मार्ग का जायजा लिया। डीएम और एसपी ने कोतवाली चौक, गुलजार पोखर, नीलम रोड, पूरब सराय सहित अन्य स्थानों का भी जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी जो राज्य सरकार का डायरेक्शन है उसको हम लोग 100% लागू करवा रहे हैं जी। और अभी भी मैं लोगों से अपील करूंगी क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है जी। तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, सामाजिक डिस्टेंस, सभी का पालन करना अनिवार्य है। क्या इसमें भी सख्ती दिखाई जाएगी मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का सभी का लक्ष्य यही होना चाहिए कि कोविड पर पूरी तरीके से कंट्रोल करें। तो इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, उसी के लिए। इधर लखीसराय जिले में कोरोना महामारी को लेकर नगर परिषद द्वारा सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन छिड़काव किया गया। नगर परिषद के अध्यक्ष अरविंद पासवान ने निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई, जिस दौरान कर्मियों ने शहर के मुख्य मार्ग, बाजार, पचना रोड, पुरानी बाजार, संतर मोहल्ला सहित सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया ताकि कोरोना के अलावा तेजी से यहाँ पैर पसार रहे ब्लैक फंगस आदि महामारी को भी रोका जा सके। अब बात झारखंड की करते हैं। दरअसल रांची में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीआईडी के एडीजी अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीआईडी के एडीजी को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। साथ ही साथ जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय खंडपीठ ने एडीजी से जानना चाहा कि जांच को लेकर के कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है और जांच किस दिशा में हो रही है। इसकी विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 17 जून से पहले दे देने की बातें सामने आई थी। सुनवाई के दौरान साफ तौर पर यह कहा गया कि 17 जून तो जो जवाब देना था। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब तक की जांच देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछलियों पर जांच केंद्रित न होकर यह जांच सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियों पर केंद्रित हो गया, जो कहीं ना कहीं सरकार और खास करके जो सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है उसकी स्थितियां बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इधर बोकारो पुलिस ने 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इनपुट के आधार पर किया गया है। यूरेनियम की बरामदगी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से एआईएन झारखंड ने बोकारो जिले की पुष्टि के संपर्क किया है कि इस मामले में गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम तस्करी से जुड़ा हो सकता है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को काफी अहम सूचनाएं मिलने की जानकारी मिली है। फिलहाल पकड़े गए लोगों को जेल भेजने और फिर से रिमांड पर लेने की कार्रवाई भी पुलिस लगातार कर रही है। रेड करने के बाद कुल 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोजीशन से कुल 6 केजी सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे, और उनके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने एक एफआईआर दर्ज किया। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।